वेलकम सभी बच्चों को एक बार फिर से स्टडी रूम में। और हम लोग पढ़ रहे थे आपकी 9वीं कक्षा की फिजिक्स का अध्याय 3 जिसका नाम था बल व गति के नियम। और इसके हम आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं, भाग 3 में। अब तक हमने गति के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि न्यूटन ने गति के 3 नियम क्या दिए थे। हमने बल के बारे में पढ़ा, बल क्या होता है और बल का प्रयोग न्यूटन के 3 नियमों में किस प्रकार से है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं संवेग संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग के बारे में हमने बात की थी और आज हम इस संवेग के संरक्षण के बारे में जानेंगे। कंजर्वेशन क्या होता है संवेग का? संवेग हमने क्या पढ़ा था? संवेग को हम कैसे लिखते हैं? पी की तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, पी लिखते हैं। और पी क्या था? किसका गुणनफल था? पी मास का, द्रव्यमान का और वेग का। ये वेलोसिटी है, वेग है, और ये आपका द्रव्यमान है, बोझ है। इनका गुणनफल से हमें क्या मिलता था? किसी भी वस्तु का संवेग मिलता था। और संवेग में दिशा भी थी और परिणाम भी था, परिमाण जो है वो भी था। दिशा कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की दिशा होगी, जिस दिशा में हम चल रहे होंगे उसी दिशा में आपका संवेग भी लगेगा। और आज हम पढ़ेंगे संवेग का संरक्षण असल में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपको 2 बॉल दिखाई दे रही हैं। एक को हम ए मान लेते हैं और दूसरी बॉल को हम बी मान लेते हैं। ये दोनों ही बॉल एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली बॉल चल रही है इस वेग से, दूसरी बॉल चल रही है इस वेग से। ये है प्रारंभिक वेग, शुरू होने वाला वेग, जिससे शुरू हुई है बॉल चलना, वो। और यू भी है दूसरी बॉल का, जिससे शुरू हुई है वो। अब दोनों की टक्कर हो गई, दोनों की टक्कर हो गई। तीसरे नियम के अनुसार क्या हुआ? इसने भी इस पर बल लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया और इसने भी इस पर फोर्स लगाया। इसने जो फोर्स लगाया वो एफ ए बी हो गया और इसने जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया? एफ बी ए। तो ये है दोनों की कंडीशन के बाद। ये पहले टक्कर से पहले इस टकराने पर ये लगा और ये टक्कर फिर उसी दिशा में अलग अलग होकर चल पड़ी। किस वेलोसिटी से, किस वेग से, किस चाल से? वी ए से और बी से। ये है इनकी अंतिम वेग। आगे बढ़ते हैं कि ये इनकी टक्कर को हमने देख लिया। एक ही दिशा में सरल पथ पर ये जा रही थी और अलग अलग वेग से जा रही थी, चाल इनकी अलग अलग थी और उन पर कोई भी फोर्स नहीं था, बाहरी कोई भी फोर्स नहीं था, असंतुलित फोर्स नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? पहले नियम के अनुसार वो चलती ही रहेंगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, असंतुलित बल नहीं लगा, तो वो चल ही रही है। और एकदम से दोनों टकरा जाती है, एक दूसरे से टकराएंगी कब? पहली वाली बॉल की वेलोसिटी, पहली वाली बॉल की वेग या चाल दूसरी से ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा तेज तेज चलेगी और ज्यादा तेज तेज होकर वो बी बॉल से टकरा गई। टकराई कब? इस समय पर ये दोनों गेंद टकराई है। और टकराने के बाद उन्होंने क्या किया? पीछे फिर से देखते हैं कि टकराने के बाद उन्होंने क्या किया। इसने इस पे लगाया एफ ए बी फोर्स, इसने इस बॉल पर एफ ए बी फोर्स लगाया, इसने इस बॉल पर कितना फोर्स लगाया? एफ बी ए। तो हमने पहले नियम के अनुसार पढ़ा था कि ये इन पर असंतुलित बल नहीं लगेगा तो ये चलती रहेंगी। दूसरे नियम के अनुसार पढ़ा था कि जो संवेग है वो फोर्स के समानुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और तीसरे नियम के अनुसार हमने क्या देखा कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बल लगाया। वो बल का परिमाण तो सेम है, वो बल क्या है? सेम है, क्रिया और प्रतिक्रिया सेम है, बस उल्टी दिशा में लग रही हैं। जितना फोर्स ए बॉल बी पर लगाएगी टकराने पर, उतना ही बी ने ए पर लगाया, सिर्फ दूसरी उल्टी दिशा में लगाया। और टकराने के बाद ये बॉल जो है फिर से अलग अलग चल पड़ी और अलग अलग चली। तो किस वेलोसिटी से चली, किस वेग से? अंतिम वेग हुआ वी ए और वी बी से ये फिर से उसी दिशा में चल पड़ी। टकराने से पहले का देख लिया, टकराते समय का देख लिया और टकराने के बाद का देख लिया। अब ये टकराई है तो टकराने पे क्या होगा? टकराने पे ये होगा कि संवेग में परिवर्तन की दर हमने दूसरे लॉ से, सेकंड नियम जो था मोशन का, गति का, न्यूटन ने जो दिया था, उससे हमने क्या देखा कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुई? ये हुई द्रव्यमान को किससे गुणा किया है हमने? त्वरण से गुणा। ये त्वरण है ना इसका, ये
आएगा, इसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय क्या हुआ, इसका त्वरण हुआ, वही दूसरी बॉल का त्वरण क्या हुआ, ये हुआ, और इनके संवेग में परिवर्तन की दर ये दोनों। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुई, पहली बॉल की ये हुई, दूसरी बॉल की ये हुई, और ये क्या है, फोर्स ही तो है ये जो एक दूसरे पर ये लगा रही है, ये क्या है, ये वो फोर्स ही तो है। संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स था दूसरे नियम के अनुसार। ये दोनों फोर्स मैंने क्या बताया था, ये दोनों फोर्स एक जैसे हैं, इनका परिमाण बिल्कुल एक है, दिशा भले ही उल्टी है, दिशा भले ही उल्टी है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रमाण एक है। तो हम ऐसे भी एफ ए बी किसके बराबर है, एफ बी ए के, लेकिन उल्टी दिशा में। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उल्टी दिशा में है। तो क्या हो गया, ये और ये इसके बराबर हो गया, बस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, उल्टी दिशा में ये बराबर। वापस फिर से चलते हैं, देखते हैं हम कि ये उल्टी दिशा में बराबर है। तो क्या हुआ, एम ए यू ए और एम बी यू बी किसके बराबर है, एम ए वी ए और एम बी वी बी के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि टकराने से पहले जो दोनों बॉल का संवेग था, टकराने के बाद भी वो उतना ही है। देखिए ये संवेग क्या था, ये टकराने से पहले, ये भी तो हमारा वही है, टकराने से पहले संवेग ये है, टकराने के बाद का संवेग ये है। इसको सॉल्व करके हमने ये चीज निकाल ली है। टी को हम टी से काट देंगे, टी को टी से काट दिया और इन्हें आपस में गुणा करके हमारे पास ये आ गया। और आपने क्या देखा था, द्रव्यमान और वेग का जो परिमाण होता है वो आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है। और हमें क्या पता चला कि टकराने से पहले का संवेग टकराने के संवेग के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। टकराने के पहले गेंदों का कुल संवेग था ये, और टकराने के बाद गेंदों का कुल संवेग है ये। और यदि इन पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो वो संवेग पहले जितना था उतना ही रहेगा। ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग का संरक्षण ऐसे होता है, यदि बाहरी फोर्स ना लगे, बाहरी बल ना लगे, बाहर से पुश ना किया जाए उसको, तो जितना संवेग टकराने से पहले था उतना ही संवेग कब होगा, उतना ही संवेग उसके टकराने के बाद होगा। ये हमने देख लिया है। अब इस नियम को विस्तार में हम लोग पढ़ते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग, दो वस्तु हैं उनका अलग अलग जो संवेग है उसे आप जोड़ देंगे तो वो टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर ही रहेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, तो जो हमारा संवेग है वो कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है, उसमें से ना कुछ माइनस होता है और ना कुछ प्लस होता है। तो क्या हुआ, उसका संरक्षण तो हो गया, जैसे हमारी एनर्जी का संरक्षण होता है वैसे ही इसका भी हो गया। तो कुछ उदाहरण है हमारे सामने संवेग के। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा गुब्बारा लेना है और इसमें हवा भर देनी है। हवा भर के उसे आप धागे से बांध दीजिए, कहीं भी ले लीजिए, और चिपकाने वाली टेप लीजिए, डबल साइडेड जो टेप आती है उसे लीजिए और इसे एक दीवार पर लगा दीजिए। एक स्ट्रॉ लगाइए, इस पर एक स्ट्रॉ लगाइए और इसे एक दीवार पर लगा दीजिए। स्ट्रॉ को एक दीवार पर और दूसरी दीवार पर, दोनों पर धागे बांधकर उसे दो दीवारों से लगा दिए और स्ट्रॉ पर क्या चिपका दिया, गुब्बारा चिपका दिया। अब जो धागा बंधा हुआ है उस धागे को आप लोग खोल दे और क्या होगा, हवा निकलने लगेगी बाहर। और वो किस तरफ निकलेगी, वो दीवार की तरफ निकलेगी, जिस दीवार की ओर बांधा था उस तरफ निकलेगी। तो हमें क्या देखना है, गुब्बारे की जो हवा है वो, उसकी जो गति है किस दिशा में है, हमें ये चीज नोटिस करनी है, ये हमें देखना है। और आइए ये देखने के बाद हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं इस बात से कि जब गुब्बारे की बंधी हुई गांठ छोड़ी जाती है, जब आपने धागे को खोल दिया तो हवा तेजी से उसके अंदर से निकलेगी ना, हवा निकली तेजी से और एक प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य किया। क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में आपने जाना था ना कि जितनी क्रिया करोगे उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। हर एक्शन का बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, इसीलिए बाएं से दाएं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य किया, अर्थात बाएं से दाएं, बाएं से और दाएं का हम क्या प्रतिक्रिया बल लें,
जिससे धागे पर गुब्बारे से जुड़ा स्ट्रॉ आगे की ओर बढ़ता है। हवा तो उस तरफ छूटी, लेकिन आपकी स्ट्रॉ किधर जाएगी? स्ट्रॉ आपकी उधर जाएगी। हवा ने क्या की? क्रिया उस तरफ की, तो बाएं से दाएं प्रतिक्रिया होगी और स्ट्रॉ आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ उसे झटका लगेगा। ये है हमारे संवेग के संरक्षण का एक उदाहरण। एक और काम आपको करना है, एक और काम आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, लैब में आपको मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब, उसमें हल्का सा पानी ले लीजिए और उस पर कॉर्क लगा दीजिए ताकि पानी बाहर ना आने पाए। अब आप इस चित्र को देखिए ध्यान से, इसको देख लेते हैं हम ध्यान से, और आपको 2 धागों से इसको स्टैंड पर बांध देना है। इस प्रकार से बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप अपनी टेस्ट ट्यूब को बांधेंगे और लटकाएंगे। और नीचे लगा देते हैं हम बर्नर या स्पिरिट लैंप कुछ भी लगा दीजिए, नीचे उसकी आग होनी चाहिए और उसे गर्म करते रहिए। कब तक गर्म करेंगे आप? जब तक गर्म करेंगे जब तक कि भाप इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो कॉर्क को धक्का मार के बाहर निकाल दे। जब तक इतनी ना बढ़ जाए कि कॉर्क फोर्स से, बल से कॉर्क को बाहर निकलना पड़े। हमने क्या देखा कि कॉर्क की गति किस दिशा में होती है? कॉर्क की गति विपरीत दिशा में होती है। कॉर्क रिकॉइल करती है, उल्टी दिशा में रिकॉइल करती है। निष्कर्ष हम देख, कॉर्क उल्टी दिशा में रिकॉइल कब की? तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है हमारे एक्शन का और रिएक्शन का, ये उदाहरण है। समझ रहे हैं आप किसका उदाहरण है? ये हमारे एक्शन का और रिएक्शन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, और कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं। उदाहरण कम, ये सवाल ज्यादा हैं कि 2 किलो का एक पिस्टल है, उसकी गोली का द्रव्यमान इतना है, वेग इतना है, तो आप पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। तो mv क्या था? m1 v1 क्या था? m2 v2 के बराबर था, लेकिन उल्टी दिशा में था। तो ये सब आप देख सकते हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आगे और सवाल हम देखते हैं। ये कहता है कि एक 40 द्रव्यमान की लड़की है, वेग दे रखा है, फिर आपको दूसरी वस्तु का भी द्रव्यमान दे रखा है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? लड़की का वेग निकालना है। लड़की का वेग निकालना है, गाड़ी का वेग दे रखा है, वही फॉर्मूला लगेगा m1 v1 माइनस m2 v2। बिल्कुल संवेग के संरक्षण के ये सारे सवाल हैं और इसी तरीके से आप इन सबको कर लेंगे। एक और उदाहरण एक हॉकी के खिलाड़ियों का है, इसको भी उसी प्रकार से आप करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया, ये क्रिया है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को खींचता कैसे है। वो खींचता इसलिए है क्योंकि उस पर असंतुलित बल है, घर्षण का क्या है? असंतुलित बल उस पर है। दूसरा है कि रबड़ की नाली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? ये भी एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर है। इसी प्रकार से ये सारे सवाल आप या तो न्यूटन के तीसरे लॉ को इस्तेमाल करते हुए या संवेग का संरक्षण करते हुए कर लेंगे। इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्याय 9 हमने पूरा कर लिया है, अध्याय 9 हम खत्म कर चुके हैं। और आइए इस अध्याय 9 को हम एक बार दोहराते हैं, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बल व गति के नियम। तो पहला नियम हमने क्या देखा गति का? कि वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था जब तक बनाए रहती है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती रहती है, अगर रुकी है तो रुकी रहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। और इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व प्रतिरोध करता है अपने अवस्था में परिवर्तन का। और हमने देखा है दूसरा नियम, हमने देखा है दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग जो है, मोमेंटम है, उसके परिवर्तन की दर किस पर डिपेंड करती है? वो समानुपाती होती है बल की दिशा में। वो वेग पर डिपेंड करती है, वो और उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है हमारा जो संवेग है। और ये संवेग और किसके समानुपातिक होता है? ये इसका मान है। और समानुपातिक किसके होता है? ये बल के होता है, बल की दिशा में समानुपातिक होता है। इसकी SI यूनिट है, SI मात्रक है। और फोर्स को भी इन्होंने 1 न्यूटन के रूप में डिफाइन कर दिया है और लिख दिया है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके त्वरण का और उसके द्रव का जो गुणमान है
वो हमारा फोर्स होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमने देखा कि किसी भी क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया अवश्य होगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो प्रतिक्रिया भले ही ऑपोजिट दिशा में हो, उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में हो, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा होगी। कब कब तक? जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। और इसी के साथ हम ये अध्याय समाप्त करते हैं और आप सबसे मिलेंगे अगले अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।